अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पर अल्लाह की जानिब से सेहत और सलामती हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बच्चों, हाजिर हूँ मैं आपके साथ क्लास सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 24 एवोल्यूशन के साथ, ठीक, जिसका लेक्चर नंबर 6 मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूं। तो हम एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन पढ़ रहे थे कि एवोल्यूशन के क्या क्या सबूत हैं। उसमें पहले 3 सबूत हम पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 5 में। तो अगर आपने ये 3 नहीं पढ़े तो पहले इन्हें पढ़ लें। ठीक बच्चा, वीडियो नंबर 5 आपने देखनी है, लेक्चर नंबर 5 देखनी है, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो वो 3 सबूत थे, बायोजियोग्राफी, दूसरा सबूत था फॉसिल रिकॉर्ड, तीसरा एविडेंस था कंपैरेटिव एनाटॉमी। और ये तीनों आपको मिलेंगे लेक्चर नंबर 5 में। आज के इस लेक्चर नंबर 6 में हम स्टार्ट करेंगे कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी से। मेरे बच्चों, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी मतलब एम्ब्रियोलॉजी किसे कहते हैं? तो जब स्पर्म और एग आपस में मिलकर जाइगोट बनाता है, जब स्पर्म और एग आपस में मिलकर जाइगोट बनाता है, तो जाइगोट में जब माइटोसिस होनी शुरू होती है और वो बेबी बनने का जब सफर तय करना शुरू करता है, तो जाइगोट से बेबी के दरमियान, जाइगोट से एडल्ट के दरमियान जो स्टेज है उसको एम्ब्रियो कहेंगे। तो फिर क्या होगा, वो बेबी या तो बॉर्न होगा या फिर हैच हो जाएगा। तो बेटा, जाइगोट से लेकर एक मुकम्मल बेबी बनने तक के दरमियानी स्टेज को एम्ब्रियो कहते हैं। तो अगर हम मुख्तलिफ जानवरों की एम्ब्रियोलॉजी को कंपेयर करें, अगर हम इनकी एम्ब्रियो की स्टडी को कंपेयर करें, तो मुख्तलिफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस पर पता लगेगा कि ये ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटीज शो करते हैं। तो पुत्र, एम्ब्रियोज के लेवल पर सिमिलैरिटी शो करना भी एक वाज़ेह सबूत है कि ये सब किसी कॉमन एंसेस्टर से ही बने हैं, किसी कॉमन एंसेस्टर के से ही एवोल्यूशन के नतीजे में मारज़े वजूद में आए हैं। तो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स गो थ्रू सिमिलर स्टेजेस इन देयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में सिमिलर स्टेजेस शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तमाम वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज जो हैं, जितने भी वर्टिब्रेट के एम्ब्रियोज हैं, दे गो थ्रू अ स्टेज। इन सब के एम्ब्रियो में एक स्टेज आती है इन विच दे ऑल हैव गिल पाउचेस। क्या है ये गिल पाउचेस? ये बेटा मस्कुलर पाउच है, एक मसल का बना हुआ एक पॉकेट है जिसमें आगे चलकर गिल्स बनने हैं, जिसमें आगे चलकर गिल्स बनने हैं। लेकिन बेटा, हम इंसानों में भी गिल्स नहीं है, बर्ड्स में भी गिल्स नहीं है। लेकिन याद रखो, इन सारे वर्टिब्रेट्स, तमाम वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियोज में गिल पाउचेस लाजमी बनती हैं, जो कि बाद में फिशेस में तो गिल्स उनमें बन जाते हैं, लेकिन बाद में वो दूसरे वर्टिब्रेट्स में किसी और चीज में तब्दील हो जाते हैं, गिल पाउचेस में। गिल पाउचेस किस में तब्दील होंगे अभी अगले पॉइंट्स में आने वाला है। तो अभी मैं इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जितने वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियोज हैं वो सारों में एक स्टेज कॉमन है कि सब में गिल पाउचेस होती हैं, जो कि एक मस्कुलर पाउच है। कहा? ऑन दी साइड्स ऑफ देयर थ्रोट। तो उनके जो थ्रोट होता है, उस थ्रोट मतलब हलक, तो हलक की साइड्स पर गिल पाउचेस लाजमी बनती हैं एम्ब्रियोज में। एट एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, तो पता लगा कि एट एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट देयर आर सिमिलैरिटीज बिटवीन फिशेस। There are similarities between fishes, frogs, snakes, birds, यहां तक के humans। तो ह्यूमंस के एम्ब्रियो भी फिशेस, फ्रॉग, स्नेक्स, बर्ड्स और
हमारे एम्ब्रियो इनके एम्ब्रियो से मिलते जुलते हैं, सेम डेवलपमेंटल स्टेजेस, एंड ऑल अदर वर्टिब्रेट्स आर मच मोर अपेरेंट देन डिफरेंसेस। तो कहता है बाकी के भी तमाम वर्टिब्रेट्स जो हैं उनमें जो सिमिलैरिटीज हैं वो मोर अपेरेंट है। एम्ब्रियोनिक स्टेजेस की सिमिलैरिटीज मोर अपेरेंट मतलब ज्यादा दिखने को मिलती हैं दैन डिफरेंसेस। तो आपने क्या करना है, ये देखो, एट एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ये देखो सिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटीज के बाद सीधा यहां उतर आओ, सिमिलैरिटीज आर मोर अपेरेंट दैन डिफरेंसेस। देखा, तो पता लगा कि फिशेस में, फ्रॉग्स में, स्नेक्स में, बर्ड्स में, ह्यूमंस में और ऑल अदर वर्टिब्रेट्स में similarities in embryonic development is much more apparent than differences as development progress। और फिर जैसे जैसे तरक्की ज्यादा होती है, जैसे जैसे डेवलपमेंट ज्यादा होती है, the various vertebrates diverge, और फिर बेशुमार वर्टिब्रेट्स वहां से डाइवर्ज हो जाते हैं। डाइवर्ज से मुराद अब वो अपनी लाइन चेंज करेंगे, फिर मोर एंड मोर डाइवर्ज होते जाएंगे, फिर टेकिंग ऑन द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, और इतने को डाइवर्ज होंगे कि उनमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आने शुरू हो जाएंगी उनके एम्ब्रियोज में ऑफ देयर क्लासेस। ठीक मेरा बच्चा? फॉर एग्जाम्पल फिशेस में तो गिल पाउचेस डेवलप हो जाएंगे गिल्स में, लेकिन टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स जो कि खुश्की पर रहते हैं, इनमें ये गिल पाउचेस, ये एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स विल बिकम मॉडिफाइड फॉर अदर फंक्शंस, को दूसरे फंक्शन वाली चीज में, स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक नाली है जो मेरा बच्चा साइनसिस से, हमारे मिडल ईयर से सारी शुरू होती है, मिडल ईयर से और साइनसिस में जाकर ओपन होती है, तो उस नाली को यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं। यूस्टेशियन ट्यूब, तो पता लगा एम्ब्रियोनिक, सॉरी, जो एम्ब्रियोनिक गिल पाउच थी वो टेरेस्ट्रियल में चेंज हो गई यूस्टेशियन ट्यूब में, जबकि वही एम्ब्रियोनिक गिल पाउचेस उनमें गिल्स बन गए फिशेस में। तो यूस्टेशियन ट्यूब्स दैट कनेक्ट द मिडल ईयर विद द थ्रोट ऑफ द थ्रोट इन द ह्यूमंस। तो कभी थ्रोट है तो कभी नेजल्स होते हैं, तो खैर चलेगा। तो ज्यादातर वो जो, चले हम क्या कह सकते हैं, आगे चलते हैं जी। कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, तो जब हम एम्ब्रियोलॉजी को कंपैरिजन के जरिए स्टडी करते हैं तो इट कैन ऑफन एस्टैब्लिश होमोलॉजी। तो बेटा होमोलॉजी मिलती है कि इनके इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन फ्यूचर में जाकर उनके फंक्शंस बदल जाते हैं। among structures such as gill pouches that become so altered कि वो इतने changes हो गए in later development that their common origin would not be apparent। अच्छा, common origin उनका एक है, लेकिन उनके आगे functions बदल गए हैं। तो अगर हम उनके फुल्ली डेवलप्ड फॉर्म्स देखें तो हमें यकीन ही नहीं आएगा कि यार कमाल है कि इनमें गिल पाउचेस बने थे, इनके वो एम्ब्रियो में गिल पाउचेस बने थे। डन मेरा बच्चा? और इसके साथ ही क्या खत्म हो गई? कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। लो मेरा बच्चा, अगला सबूत है जी मोलेकुलर बायोलॉजी। कहता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हैं स्पीशीज में, और उसकी झलक हमें दिखती है, उसकी रिफ्लेक्शन हमें नजर आती है जब हम इनके डीएनए, मुख्तलिफ स्पीशीज के डीएनए और प्रोटीन्स की स्टडी करते हैं। तो पता लगता है कि इनकी जीन्स और उन जीन्स के बनाए गए प्रोडक्ट्स, जीन्स डीएनए में है और जीन के प्रोडक्ट्स क्या है भी, प्रोटीन्स। तो पता लगता है यार इनमें जीन्स के जेनेटिक कोड्स भी सेम है और सेम सेम प्रोटीन्स इनमें मौजूद है, सेम सेम प्रोटीन्स इनमें मौजूद हैं। तो ये भी इंडिकेट करता है कि भाई जरूर किसी कॉमन एंसेस्टर से इनका ये मार्जे वजूद में आए हैं। इफ टू स्पीशीज have genes and proteins with sequences of
मोनोमर्स, देखो जीन्स के मोनोमर्स है न्यूक्लियोटाइड्स और प्रोटीन्स के मोनोमर्स हैं अमीनो एसिड्स। तो अगर दो स्पीशीज की न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस जो कि आगे चलकर अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस बनाएगा, अगर वो बड़े क्लोजली पुत्र मैच हो रहे हो तो दी सीक्वेंसेस मस्ट हैव बीन कॉपीड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। तो उन दोनों ने जरूर इस सीक्वेंस को किसी कॉमन एंसेस्टर से पकड़ा है, कॉमन एंसेस्टर से रिसीव किया है। तो फॉर एग्जाम्पल अ कॉमन जेनेटिक कोड brings evidence that all life is related। तो अगर इनमें जीन्स के कुछ जीन्स के कॉमन जेनेटिक कोड्स हैं तो वो पता लगता है कि जनाब एक ही ऑर्गेनिज्म इनका एंसेस्टर था। तो molecular biology has thus provided strong evidence in support of evolution as the basis for the unity and diversity of life। तो molecular biology ने हमें strong evidence दिया है in support कि evolution होती है as the basis of unity है, पूरी life में एक unity है, और वो शुरू में unity थी, बाद में diversity हो गई। बाद में क्या हो गई? diversity of life हो गई। तवज्जो है मेरा बच्चा? तो सिमिलरली इसी तरह टेक्सोनोमिकली रिमोट ऑर्गेनिजम्स, तो जितना पुराना ऑर्गेनिज्म होगा, सिमिलरली जितना पुराना ऑर्गेनिज्म होगा, सच एज ह्यूमंस एंड बैक्टीरिया लॉ। अब ह्यूमंस और सबसे ज्यादा जो टेक्सोनोमिकली रिमोट ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया पुत्र। तो आपको पता है ह्यूमंस और बैक्टीरिया में कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कॉमन है। एवं ही नहीं, बैक्टीरिया हमारी इंसुलिन बना देता जेनेटिक इंजीनियरिंग में। बायोटेक्नोलॉजी में अगर हम बैक्टीरिया से अपनी इंसुलिन बनवाते हैं ना, तो एवं नहीं बना देता। हमारी डीएनए, हमारी जीन्स बैक्टीरिया के अंदर काम कर सकती हैं, क्योंकि बैक्टीरियल कोड्स और हमारे कोड्स सिमिलर हैं। अमीनो एसिड्स के लिए जो कोड्स हैं वो सिमिलर हैं डीएनए के, जीन्स के। हैव सम प्रोटीन्स इन कॉमन। तो फॉर इंस्टेंस, अब यहां इंस्टेंस का मतलब कि यहां ये जिक्र करना जरूरी है कि जनाब एक एग्जांपल दे रहे हैं, साइटोक्रोम सी एक आयरन कंटेनिंग एक ऑर्गेनिज्म है, और ऑर्गेनिज्म मुंह से निकला, एक केमिकल है बेटा, जो कि एक रेस्पिरेटरी प्रोटीन है, एंड इट इज फाउंड इन ऑल एरोबिक स्पीशीज। तो जितनी एरोबिक स्पीशीज हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, जिसमें रेस्पिरेशन हो रही है, वो जानदार है, एटीपी बन रही है, उसमें साइटोक्रोम सी मस्ट होगा। उसमें साइटोक्रोम सी मस्ट होगा। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? अब अगला टॉपिक स्टार्ट हो गया जी। एविडेंसेस हमारे खत्म हुए। मैंने कहा था एविडेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लो जी, नेचुरल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। इस टॉपिक का क्या मकसद है? इस टॉपिक का ये मकसद है कि जब डार्विन ने देखा कि यार ये जो बड़ी ईद पर जो जानवर बेचने आते हैं, ये सारा साल जानवरों की आर्टिफिशियल ब्रीडिंग कराते हैं, जानबूझकर अच्छा नर चुनते हैं, अच्छा मेल, और जानबूझकर यानी बाहोशो हवास अच्छी फीमेल चुनते हैं जानवरों की, उनके क्रॉसेस, उनकी मेटिंग कराते हैं, और उनके जाइगोट जब एम्ब्रियो बनकर जब बेबी पैदा होते हैं, तो वो बेबी में जबरदस्त किस्म के कैरेक्टर्स आ जाते हैं। माँ और बाप की कमजोरियां छुप जाती हैं और अच्छे वाले कैरेक्टर्स अपने आप को शो करते हैं। तो डार्विन ने कह दिया कि 1 साल या 2 साल के अरसे में अगर आर्टिफिशियल ब्रीडिंग कराने वाला आर्टिफिशियल सिलेक्शन के जरिए एक बेहतरीन ऑर्गेनिज्म बना सकता है जो अपने वाइल्ड माँ बाप से कदरे बेहतर है, अपने वाइल्ड माँ बाप से कदरे बेहतर है, तो ऐसा फिर नेचुरल भी होता होगा। तो लेकिन वो कोर्स ऑफ जनरेशंस में वो फिर क्या होगा कि नेचर सिलेक्ट करती होगी कि कौन जिंदा रहेगा कौन मरेगा। जिस तरह डार्विन में मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि छोटी गर्दनों वाले मर जाएंगे और लंबी गर्दनों वाले जिंदा रहेंगे। तो जब लंबी गर्दनों वाले जिंदा रहेंगे तो नेचर ने सिलेक्ट किया लंबी गर्दनों वालों को
तो नेचर ने सिलेक्ट कर लिया उन्हें, अब वो आपस में मेटिंग करेंगे कुदरती तौर पर, और जो बच्चे होंगे उनमें कोई भी छोटी गर्दन नहीं होगी, उनमें कोई भी छोटी गर्दन नहीं होगी। तो पुत्र आर्टिफिशियल सिलेक्शन को भी बतौर सबूत बनाया डार्विन ने। डन। तो मेरा बच्चा पढ़ते हैं कि बुक में क्या लिखा है। मैंने आपकी थोड़ी सी मरकजी ख्याल बना दिया आपके माइंड में। नेचुरल सिलेक्शन अकर्स थ्रू एन इंटरेक्शन बिटवीन। देखो पुत्र, नेचर कब सिलेक्ट करती है? नेचर तब सिलेक्ट करती है जब पुत्र एनवायरमेंट की टक्कर होती है किसके साथ? वेरिएबिलिटी इनहेरेंट। ये क्या भाई? जब किसी ऑर्गेनिज्म की इनहेरिटेड वेरिएशन का मुकाबला होगा किसके साथ? एनवायरमेंट के साथ, तो फिर नेचुरल सिलेक्शन होगी पुत्र। इनहेरिटेड वेरिएशन क्या थी? जिराफ की लंबी गर्दन। तो जिराफ की लंबी गर्दन का किससे टाकरा हुआ? एनवायरमेंट से। एनवायरमेंट में चेंज आई थी, घास खत्म हो गई थी, तो छोटी गर्दनों वाली वेरिएशन फेल हो गई, क्योंकि वो अपनी गर्दन, अपना मुंह उठाकर किसको नहीं था खा सकते? पत्तों को। लेकिन लंबी गर्दनों वाले जीत गए जनाब। तो लंबी गर्दनों वालों ने क्या किया? उनकी इनहेरिटेड वेरिएशन एनवायरमेंट में कबूल हो गई। तो बेटा, जिस वेरिएशन को एनवायरमेंट कबूल लेगा उसकी सिलेक्शन हो जाएगी, और जिस वेरिएशन को एनवायरमेंट नहीं कबूलेगा वो बेचारा मारा जाएगा। जुमला पढ़ दूं। नेचुरल सिलेक्शन अकर्स थ्रू एन इंटरेक्शन बिटवीन द एनवायरमेंट एंड द वेरिएबिलिटी इनहेरेंट, यानी कि इनहेरिटेड वेरिएशन इन एनी पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में जब इनहेरिटेड वेरिएशंस का एनवायरमेंट के साथ मुकाबला होगा तो ऑटोमेटिकली क्या बनती जाएगी? नेचुरल सिलेक्शन होगी। पुत्र जी, डार्विन फाउंड एविडेंस। डार्विन ने इसको बतौर एविडेंस रखा कि इन आर्टिफिशियल सिलेक्शन में जो ब्रीडर्स हैं, द ब्रीडिंग ऑफ द डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स और एनिमल्स की ब्रीडिंग करवाते हैं। तो ह्यूमंस ने तो मॉडिफाइड कर दी है बहुत सारी स्पीशीज को। अदर स्पीशीज ओवर मेनी जनरेशन बाय जनरेशन वो क्या करते हैं? माँ और बाप को सिलेक्ट करी जाते हैं, डिजायर्ड कैरेक्टर्स वाले, डिजायर्ड ट्रेट्स वाले ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करी जाते हैं, और उनको कह देते हैं कि ये हमारा ब्रीडिंग स्टॉक है। उनकी ब्रीडिंग करवाई जाते हैं, और उनके जो बच्चे निकलते हैं बेटा, उनके बच्चे जब ग्रो हम उन्हें करवा लेते हैं तो वो अपने वाइल्ड एंसेस्टर से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। द प्लांट एंड एनिमल्स वी ग्रो फॉर फूड, they will bear very little resemblance to their wild ancestors, और वो बड़े जबरदस्त रिफॉर्म हो जाते हैं, बड़े जबरदस्त उनकी फॉर्मेशन हो जाती है बेटा। So from the changes achieved by the artificial selection within a relatively short period of time, तो कहने लगा, डार्विन ने कहा कि अगर ये थोड़े से अरसे में आर्टिफिशियल ब्रीडर्स इतनी जबरदस्त किस्म की चेंजेस ला सकते हैं, तो डार्विन ने इस पॉइंट पर जोर दिया कि फिर नेचुरल सिलेक्शन क्यों नहीं कर सकती? वो अगर ऑपरेट करे ओवर द वास्ट स्पैन्स ऑफ टाइम, कुड अकाउंट फॉर देयर एंटायर डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। तो पता लगा कि पूरी की पूरी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ मार्ज वजूद में आ सकती है एक बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म से, एक बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म से। और उसके बाद बेटा राइटर पॉपुलेशन की डेफिनेशन देते हुए कहता है कि एक पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स हैं। दूसरे लफ्जों में एक पॉपुलेशन में स्पीशीज के इंडिविजुअल्स हैं, और स्पीशीज वही हैं जो आपस में इंटरब्रीडिंग करती हैं। तो इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर स्पीशीज, और वो आपस में एक कॉमन जियोग्राफिक एरिया शेयर करती हैं। तो पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज हैं जो इंटरब्रीडिंग कर रही हैं एक जियोग्राफिकल एरिया में। आपको पता है नेचर की सिलेक्शन, अब नेचर की मर्जी कि जिस तरह आज कोविड-19 में कम इम्यूनिटी वालों को नेचर मार रही है, और ज्यादा इम्यूनिटी वालों को वो उनकी बका है, वो जिंदा बच जाएंगे। आज भी नेचर मुसलसल सिलेक्शन किए हुए हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन कैन एम्पलीफाई कि वो ज्यादा इम्यूनिटी वाले लोगों को बढ़ा रही है,
एम्पलीफाई से मुराद बढ़ा रही है, और मेरा बच्चा कम इम्यूनिटी वालों को कम कर रही है पॉपुलेशन में से, मतलब कम इम्यूनिटी वाले या बुजुर्गों को कोविड-19 मार रहा है। तो नेचुरल सिलेक्शन या किसी चीज को बढ़ा सकती है या डिमिनिश कर सकती है, कम कर देना, ओनली दोज वेरिएशंस दैट आर हेरिटेबल, जो पुत्र इनहेरिटेड वेरिएशंस हैं। अब ये इम्यूनिटी स्ट्रांग होना या ना होना, ये भी इनहेरिटेड हो सकता है, बल्कि होता ही इनहेरिटेड है, लेकिन हम उसको खा पी के बढ़ा सकते हैं। इट इज नोट वर्दी टू से, अब यहां इस चीज को कहना बड़ा जरूरी हो गया, that adaptations that an organism acquires by its own actions are not heritable। तो लेमार्क झूठा पड़ गया। लेमार्क ने कहा था कि जो इनहेरिटेड, उसने तो सारी इनहेरिटेड पे बात ही नहीं की, उसने कहा था कि जो यूज ऑफ ऑर्गन हम करते हैं जिंदगी में, वो ऑर्गन तंदुरुस्त और तवाना हो जाता है, और फिर वो एक्वायर्ड कैरेक्टर किस में भेज दिया जाता है, अपनी नस्लों में। तो ना मेरा बच्चा, जो कैरेक्टर्स हम दुनिया में अपना रहे हैं एक्सरसाइज करके या अपनी बॉडी को मेंटेन किए हुए हैं, या किसी का बाजू कट गया है, तो ये चीजें औलाद में मुंतकिल नहीं होने वाली। याद रखें, दीज आर नॉट हेरिटेबल। हेरिटेबल कैरेक्टर 6 वही होंगे बेटा जो माँ और बाप के स्पर्म्स और एग्स के अंदर क्रोमोसोम के जीन्स पर मौजूद हैं। द स्पेसिफिक्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आर रीजनल एंड टाइमली। नेचुरल सिलेक्शन के जो स्पेसिफिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो वो खास रीजन में चलेंगे, और फिर नेचुरल सिलेक्शन बड़ा लंबा टाइम लेगी। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी वेरी करते हैं बेटा, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये सारी चीजें मिलकर नेचुरल सिलेक्शन कराएंगी। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, फिर टाइम, फिर रीजन, ये तीन चीजें, रीजन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और टाइम, ये तीन चीजें मिलकर नेचुरल सिलेक्शन का बायस बनेंगी। एन अडेप्टेशन इन वन सिचुएशन। अच्छा बेटा, अब एक सिचुएशन में जो अडेप्टेशन है, फॉर एग्जांपल, अब अगर मैं बाहर गया हूं और साथ मेरा दोस्त है, तो वहां पर अगर सिंगिंग कंपटीशन है, तो सिंगिंग कंपटीशन में मेरे दोस्त ने कहा कि भाई मैं हिस्सा लेता हूं, तो उसमें सिंगिंग की अच्छी वेरिएशन थी, वो कंपटीशन जीत जाता है। लेकिन अगर मुझ में सिंगिंग की अच्छी वेरिएशन नहीं है, तो मैं उस कंपटीशन में हार जाऊंगा। तो इस सिचुएशन में मेरा दोस्त जीत गया, उसकी नेचर ने सिलेक्शन कर ली, और मैं रिजेक्ट हो गया। लेकिन आगे चलकर जनाब लड़ाई हो गई। अब लड़ाई में मेरा दोस्त कुछ ना कर सका, लेकिन मैं लड़ने में नहीं भाई, मैं भागने में जबरदस्त था। तो क्या हुआ कि मेरे अंदर जो भागने की वेरिएशन थी वो मेरे काम आ गई, तो वो वहां से मैं भाग लिया और दोस्त मेरा पकड़ा गया, क्योंकि उसमें भागने की वेरिएशन अच्छी नहीं थी। आप लोग क्या समझते थे, मैं लड़ूंगा? सॉरी भाई। तो पता ये लगा कि जनाब एक अडेप्टेशन इन वन सिचुएशन में बी यूजलेस और इवन डेट्रीमेंटल, नुकसान पहुंचाने वाली। डेट्रीमेंटल से मुराद नुकसान पहुंचाने वाली हो जाती है बेटा, कि वही वाली वेरिएशन किसी एक जगह आपको नुकसान पहुंचा सकती है, तो वही वाली वेरिएशन किसी एक जगह आपको फायदा दे सकती है। तो रिमेंबर दैट, अगर आप में पढ़ाई की वेरिएशन अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर पढ़ाई की वेरिएशन अच्छी नहीं, तो वो अपनी उस वेरिएशन को ढूंढें जो माहौल के लिए फिटेस्ट है, बिजनेस की जानिब आए। तो इन अदर सर्कमस्टेंसेस वो डेट्रीमेंटल भी हो सकती है। लो मेरा बच्चा, एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन एक्शन ऑफ द एवोल्यूशन एक ये भी है कि पुराने जमाने के बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से मर जाते थे, अभी भी मरते हैं कुछ, लेकिन उन्हीं बैक्टीरिया में नस्ल दर नस्ल अगर रेजिस्टेंस आ जाए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाए, तो वो बेहतरीन एक एग्जाम्पल है कि लो जी, वो बैक्टीरिया जो कल तक एंटीबायोटिक से मर रहा था, उसने अपने अंदर एवोल्यूशन कर लिया है, उसकी नस्लें अब नहीं मर रही, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। किससे? बोलिए, अपना एंटीबायोटिक्स है। लो मेरे बच्चों, आज के लिए यही टॉपिक्स हैं हमारे लेक्चर नंबर, एक तो मैं इतनी क्लासें पढ़ाता हूँ, लेक्चर नंबर भी मैं भूल जाता हूँ, लेक्चर नंबर 6 में। ठीक मेरा बच्चा, अगर आपको ये पसंद आते लेक्चर्स, पुत्र सब्सक्राइब करना है,
लाइक का बटन दबाया करो, मुझे पता लगे आपने पढ़ा है। और कोई क्वेश्चन करने हो तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। जीते रहिए, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज, सलामत रहिए।